जी अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में मैं सबको वेलकम करूंगा। क्या आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है? कुछ और तो नहीं है? और दूसरा, लतीफ़, ये ग्रुप में काइंडली मैसेज कर दीजिएगा कि जब पार्टिसिपेंट ज्वाइन करें तो अपना माइक म्यूट कर लें, क्योंकि रिकॉर्डिंग में कुछ पार्टिसिपेंट की कंप्लेन थी कि शोर आता है। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मेरी तरफ से बैकग्राउंड पे शोर ना हो। मैं नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ पार्टिसिपेंट के इन पर्सन क्वेश्चन हैं, और बड़े ही ज़बरदस्त क्वेश्चन हैं और बड़े ही कॉम्पिटेंट पार्टिसिपेंट हैं। एक है थ्योरी डेवलपमेंट का प्रोसेस। ये थ्योरी डेवलपमेंट क्वालिटेटिवली होती है या क्वांटिटेटिवली होती है? क्या थ्योरी डीवी की होनी चाहिए या आईवी की होनी चाहिए? दूसरा, मिक्स मेथड डिज़ाइंस क्या होते हैं? ये तीन क्वेश्चन हैं। पहले मैं ये एड्रेस करूंगा, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जाऊंगा। थ्योरी जो हम डेवलप करते हैं वो बेसिकली हम डेटा जो स्टार्ट करते हैं, मोस्टली थ्योरी डेवलपमेंट का प्रोसेस आपका इंडक्टिव अप्रोच के तहत होता है। और इंडक्टिव अप्रोच में आपके पास कोई इंफॉर्मेशन जो है ना प्रीवियसली अवेलेबल नहीं होती, तो आप क्वालिटेटिवली इंफॉर्मेशन लेके थ्योरी डेवलपमेंट का टॉपिक आप लेके चलते हैं थ्रू ग्राउंडेड थ्योरी और एनी अदर टाइप ऑफ डेटा एनालिसिस, क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस टेक्निक। और मिक्स मेथड डिज़ाइन भी यही होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप खुद की थ्योरी एक डेवलप कर रहे हैं, तो आप क्वालिटेटिवली हो सकता है वो थ्योरी डेवलपमेंट का प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद इंडक्टिव या डिडक्टिव अप्रोच के तहत, इंडक्टिव अप्रोच हमारे पास ये होती है कि हम जो इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं उसके तहत जो डेटा आता है उसको हम इंडक्टिव अप्रोच कहते हैं। और डिडक्टिव अप्रोच होता है कि ऑलरेडी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन पब्लिश्ड है, उसको हम कंसल्ट करें। तो आप उस फिर थ्योरी के जो फैक्टर्स हैं उनके ऊपर स्केल डेवलप करते हैं। स्केल डेवलपमेंट करने के बाद इसे हम साइकोमेट्रिक स्टडी कहते हैं। पहली हमारी क्वालिटेटिव होगी, दूसरी हमारी साइकोमेट्रिक की होगी। अब साइकोमेट्रिक में हम क्या करते हैं, स्केल डेवलपमेंट करते हैं, उसकी वैलिडेशन करते हैं। अब तीसरी जो आपकी स्टडी या स्टडी का तीसरा फेज होगा, उसमें आप उस थ्योरी का टेस्ट करेंगे। वो मॉड्यूलर फॉर्म में आप टेस्ट करेंगे। जैसे कल मैंने स्लाइड्स में आप लोगों को शो किया था एक थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर का मॉडल, तो आप मॉड्यूलर फॉर्म में उस थ्योरी को टेस्ट कर सकते हैं। तो ये थ्योरी डेवलपमेंट है। और मिक्स मेथड डिजाइन भी इसी तरह से होता है। सम टाइम अगर ऑलरेडी आपकी थ्योरी डेवलप्ड है, तो उस थ्योरी को आप मतलब इंटीग्रेट कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, क्रिटिसिज्म के बेस पे उस पर कोई वैलिडेशन कर सकते हैं। जर्नल थ्योरी को स्पेसिफिक पॉपुलेशन पे, स्पेसिफिक बिहेवियर पे, स्पेसिफिक फिनोमेना के ऊपर टेस्ट कर सकते हैं। तो ये उसके लिए आप डायरेक्टली क्वांटिटेटिव कर सकते हैं, लेकिन थ्योरी डेवलपमेंट में रिकमेंडेड ये है कि आप क्वालिटेटिव से शुरू करें। और जो मेन क्वेश्चन था उनका एक और, ये तो थ्योरी डेवलपमेंट और मिक्स मेथड अप्रोच हमारे पास होगी। दूसरा था थ्योरी फॉर डीवी या थ्योरी फॉर आईवी। तो रिकमेंडेड ये होता है कि मतलब अब यहाँ पे एक बात जो कंफ्यूजिंग है वो समझने की ये है कि आपकी एक थ्योरी जो आपके पूरे टॉपिक को कवर कर रही हो वो आप लेके चल सकते हैं। वो डीवी पे हो ज्यादा रिकमेंडेड है, लेकिन वो आईवी को एक्सप्लेन कर रही हो कि आपके आईवीज आपके डीवी को किस तरह इफेक्ट कर सकते हैं। मतलब ये ना हो कि आपकी आईवी की थ्योरी अलहदा हो, डीवी की थ्योरी अलहदा हो और उनमें कोई लॉजिकल लिंकेज ना हो कि आप मल्टीपल थ्योरीज क्यों लेके चल रहे हैं। आपकी मल्टीपल थ्योरीज लेके चलने की कोई रीजन हो। अगर एक थ्योरी है तो आप अगर कोई जनरल थ्योरी को स्पेसिफिक पॉपुलेशन बिहेवियर या फिनोमिना के लिए लेके चल रहे हैं, तो उसमें आपको ये टेस्ट जरूर करना है कि वो डीवी के ऊपर मोस्ट रिकमेंडेड है। लेकिन नहीं है तो वो आईवी पे होगी कि ये वाले फैक्टर्स आपके डीवी को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो आईवी पे भी हो सकती है, ये नहीं है कि आईवी पे ना हो। अब यहाँ पे उनका जो क्वेश्चन मुझे समझ आया वो ये था कि क्या डीवी की थ्योरी अलहदा हो और आईवी की थ्योरी अलहदा हो। तो यहाँ मैं एक्सप्लेन पहले भी कर किया है कि थोड़ा सा कि अगर हम हर एक वेरिएबल की थ्योरी देंगे तो वो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क या कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क नहीं होगा, वो आपका थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव होगा अबाउट अ सिंगल वेरिएबल। तो
अब आपने एक से ज्यादा थेरीज जब इंटीग्रेट करनी है तो आपने किसी क्रिटिसिज्म के बेस पे करनी है कि इस थ्योरी के ऊपर ये क्रिटिसिज्म है, इस क्रिटिसिज्म को फलां थ्योरी इनकॉर्पोरेट कर रही है, इसलिए मैं वो वाली थ्योरी इंक्लूड कर रहा हूँ। अब एक तो ये हो सकता है कि दूसरी थ्योरी की बेस पे आप थ्योरी में एक्सटेंशन करें या इंटीग्रेट करें दो थ्योरीज को। समटाइम ऐसे होता है कि उस थ्योरी के ऊपर क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन वो क्रिटिसिज्म को और थ्योरी ने ही इनकॉर्पोरेट कर रही थी, लेकिन कुछ रिसर्चेज ने फैक्टर आपको बताए होते हैं, तो आप उन फैक्टर्स को इंक्लूड करके थ्योरी को एक्सटेंड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेचर। तो ये तीन बातें अगर मैं अपनी अब तक की कम्युनिकेशन को, अब तक के लेक्चर को कंक्लूड करूं, एक, थ्योरी रिकमेंडेड है डीवी पे होनी चाहिए, थ्योरी रिकमेंडेड है सिंगल होनी चाहिए, जनरल को जब आप स्पेसिफिक पॉपुलेशन में वैलिडेट कर रहे हो। अगर आप एक से ज्यादा थ्योरीज ले रहे हैं या एक थ्योरी में कोई फैक्टर ऐड या रिमूव कर रहे हैं, तो कोई स्ट्रॉन्ग रीजन होनी चाहिए, लॉजिक होनी चाहिए, लिटरेचर बेस्ड लॉजिक होनी चाहिए, साइंटिफिक लॉजिक होनी चाहिए। तो ये हमारे प्रीवियस लेक्चर में से है, और किसी पार्टिसिपेंट का प्रीवियस लेक्चर में से क्वेश्चन है तो हम उसे मैं एड्रेस करता हूँ, नहीं तो हम नेक्स्ट चलते हैं। सर आपने मॉडरेटर का बताया था, एक से ज्यादा मॉडरेटर अगर हो तो उसको कैसे राइट अप कैसे लिखते हैं? राइट अप में कैसे लिखते हैं? आप काइंडली अपना क्वेश्चन रिपीट कर देंगे कि एक से ज्यादा मतलब मॉडरेटर मॉडरेटर और का उसको कंसेप्ट समझना है, या एक से ज्यादा मॉडरेटर और उसको टाइटल जो बनाते हैं वो कैसे करें? हाँ, एक से ज्यादा मॉडरेटर हैं, एक से ज्यादा मीडिएटर हैं। तो अगर एक से ज्यादा मीडिएटर है और सिर्फ मीडिएटर है, तो आप मीडिएटिंग रोल ऑफ पहला मीडिएटर एंड सेकंड मीडिएटर। अगर एक से ज्यादा मॉडरेटर हैं तो मॉडरेटिंग रोल ऑफ पहला मॉडरेटर, दूसरा मॉडरेटर। अब कंफ्यूजन यहाँ पे ये है कि अगर मीडिएटर एक, मतलब आपके ना चार सेट ऑफ, मतलब चार वेरिएबल है सेट में, आप जिस थ्योरी पे काम कर रहे हैं, एक आईवी है, एक डीवी है, एक मीडिएटर है, एक मॉडरेटर है। तो अब आप रिलेशनशिप और इम्पैक्ट ऑफ आईवी ऑन डीवी और विद डीवी पॉपुलेशन, अब आप मीडिएटर या मॉडरेटर नहीं लिखेंगे, रोल ऑफ। ठीक है जी ठीक है। हाँ, तो मतलब अब टाइटल बड़ा हो जाएगा अगर आप मीडिएटर, मतलब मीडिएटिंग रोल ऑफ एक वेरिएबल एंड मॉडरेटिंग रोल ऑफ फला वेरिएबल, तो टाइटल बड़ा बड़ा हो जाएगा। तो अब जब रोल की बात कर रही हैं तो उन्हें अंदाजा हो जाएगा कि इनमें से, मतलब रीडर को अंदाजा हो जाएगा कि इनमें एक मीडिएटर है, एक मॉडरेटर है। सर इससे ये भी एक सवाल उठता है, क्या एक ही रिसर्च के अंदर एक से ज्यादा मॉडरेटर और मीडिएटर एक ही टाइम पे हो सकते हैं? यानी कि हम तो देखते हैं ना कि या तो मीडिएटर मौजूद होगा या मॉडरेटर मौजूद होगा, तो क्या एक रिसर्च के अंदर दोनों भी मौजूद हो सकते हैं, मॉडरेटर और मीडिएटर? एक रिसर्च में दो मॉडरेटर भी हो सकते हैं, और वो मॉडरेटेड मॉडरेशन कहलाती है। ठीक। एक रिसर्च में एक मीडिएटिंग मॉडल में एक से ज्यादा मीडिएटर और सॉरी मॉडरेटर हो सकते हैं, वो मॉडरेटेड मीडिएशन या मीडिएटिंग मॉडरेशन कहलाती है। ठीक। मतलब ऐसा पॉसिबल है। ओके सर। जी नेक्स्ट हम चले, मेरे ख्याल में कोई क्वेश्चन नहीं है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप फिर कर लीजिएगा, हम नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, कल हमने डिस्कस किया था राइटअप के हवाले से, तो लतीफ मुझे बता दें, पहले मैं राइटअप मेरे ख्याल में बता दूं, फिर रिसर्च इंजन जो सर्च इंजन है उनके बारे में बता दूं, क्योंकि अभी पार्टिसिपेंट इनर्जेटिक हैं, बाद में राइटअप थोड़ा सा टेक्निकल होता है, फिर उसके बाद मेरे ख्याल में मैं दूसरी साइड पे लेके चलूँ। यस सर। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट पार्टिसिपेंट, मेरी सबसे ज्यादा ये है कि आप जब किसी प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहे हो, मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हमारा जो पहला मतलब ये है, पहला इंट्रोडक्शन के अंदर जब आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, तो आपके इंट्रोडक्शन के अंदर ये वाले जो पैराग्राफ हैं, ये 1.5 पेज का या मतलब 1 पेज का अगर आप लिख रहे हैं, तो इसमें आपने रीडर को कन्विंस करना होता है कि इस स्टडी को
कंडक्ट करने की इम्पोर्टेंस क्या है। ये मैं अगर मतलब वैसे इसका नाम तो इंट्रोडक्शन है, लेकिन मैं इसे स्टूडेंट की आसानी के लिए इसे कहता हूं कि ये मिनी रैशनल और सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी टाइप हेडिंग की तरह इसका कंटेंट होता है, कि इसमें आपने रीडर को कन्वेंस करना होता है कि मतलब आप इस चीज पे रिसर्च क्यों कर रहे हैं। अब इसमें जो सबसे बड़ा राइटअप में मसला आता है वो ये होता है कि मतलब हमें ये जो कन्वेंसिंग चीजें हैं कहाँ से मिलती हैं। एक तो आप अपने टॉपिक के ऊपर डेजर्टेशन और थीसिस के साथ ऐड करके अपने टॉपिक को डेजर्टेशन ऑन और थीसिस ऑन करके मतलब अपना आगे टॉपिक लिख के आप सर्च कर सकते हैं। आपको कंटेंट सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी रैशनल में से कुछ हेल्पिंग कंटेंट मिल जाएगा। आपको पता चलेगा कि रैशनल के लिए कैसी चीजें लिखी जाए रेलिवेंट लिटरेचर से। और दूसरा, अगर आप स्पेसिफिक रिसर्च आर्टिकल की बात करते हैं तो आपको यहाँ का मतलब इंट्रोडक्शन का कंटेंट और रैशनल का कंटेंट आर्टिकल के ओपनिंग पैराग्राफ के अंदर मिलेगा। जो आर्टिकल के ओपनिंग पैराग्राफ होते हैं वो दरअसल कन्विंसिंग पैराग्राफ होते हैं रीडर को या रिव्यूअर को, जो रिव्यू कर रहा होता है आर्टिकल, कि इस स्टडी को कौन से गैप्स ऑफ नॉलेज को फिल कर। और दूसरा, इसमें सबसे बड़ा जो जब स्टार्ट किया जाए तो इस पे रिकमेंड है कि आप या तो अपनी पॉपुलेशन से शुरू करें, मतलब जब आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं तो जिस पॉपुलेशन के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं अपनी पॉपुलेशन से शुरू करें। मतलब कोई आप स्टूडेंट ले रहे हैं, आप कोई क्लिनिकल की पॉपुलेशन ले रहे हैं, कोई आप हेल्थ की पॉपुलेशन ले रहे हैं, तो आप मतलब उसकी कोई इम्पोर्टेंस, कोई स्टैटिस्टिक्स, कुछ इस तरह की इम्पोर्टेंस शुरू करें और फिर बताएं कि आपका डीवी आपकी पॉपुलेशन में किस तरह इम्पोर्टेंट है। पहले पॉपुलेशन के बारे में, फिर डीवी की इंपॉर्टेंस पॉपुलेशन में, कि क्यों, क्योंकि आपने ये वाला डिपेंडेंट वेरिएबल या ये वाला फिनोमेना या ये वाला प्रॉब्लम क्यों चुना है अपनी पॉपुलेशन में, बाकी क्यों नहीं चुने। तो ये मतलब आपने बताना है। फिर आपने बताना है कि आपके आईवीज मैं इसलिए लिख रहा हूं, एक से ज्यादा हो सकते हैं, मीडिएटर एंड मॉडरेटर, किस तरह इफेक्ट करेंगे आपके डीवी को। ठीक हो। और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब इफेक्ट करेंगे तो इनकी क्या इंपॉर्टेंस होगी। मतलब कोई प्रीवियसली कोई कल्चरली फेयर स्टडीज नहीं हुई, मतलब यहाँ पे आपने थोड़ा सा वो गैप एग्जिस्ट करने का। फिर आपने मेजर एम देना अपनी स्टडी का, जिसे कंक्लूडिंग मतलब सेंटेंस कहते हैं, दैट्स व्हाई मतलब इस पे स्टडी की जा रही। एक पैटर्न ये है। दूसरा पैटर्न है कि आप अपने डीवी से स्टार्ट करें और फिर बताएं कि आपका डीवी पॉपुलेशन में कितना प्रेवलेंट है, आपके डीवी की पॉपुलेशन में क्या इंपॉर्टेंस है। और फिर आपके आईवीज वही सेम पैटर्न जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, ये वाला सेम आ जाएगा। और फिर आपकी इंपॉर्टेंस और इसका कंट्रीब्यूशन। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? ये है राइटअप का पैटर्न के मतलब आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, पॉपुलेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये चीजें मतलब प्रैक्टिस में जब मैंने इंटरनेशनल लिटरेचर पढ़ा और नेशनल लिटरेचर पढ़ा तो मुझे ये चीजें मिली। अब अगर किसी के जहन में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि हम आईवी से शुरू करें तो आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम इम्पोर्टेंस देखें, जब हम स्टडी कर रहे होते हैं दरअसल हमारा मेन फोकस डीवी होता है, ठीक है। तो हमारा जब मेन फोकस डीवी होता है तो इसका मतलब है कि हम डीवी को चेंज करेंगे तो हमारे पास कोई पॉसिबल बेनिफिट आएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक बात करता हूँ कि आप ढूंढ रहे हैं साइको सोशल प्रेडिक्टर ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसमें बहुत से प्रेडिक्टर हैं। दरअसल आपका मेन पर्पस तो है क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना ना,
तो अब आपने क्वालिटी ऑफ लाइफ की बेस पे लेके चलना है, मतलब डीवी की बेस पे लेके चलना है। ठीक, ठीक हो गया तो सर। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है? ठीक, नहीं तो मैं फिर इसकी आपके साथ एग्जांपल के तौर पे राइट अप शेयर भी किए है मैंने ग्रुप में, और आपके साथ भी शेयर कर। काइंडली अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेज कर दिया करें, अगर लेक्चर के दौरान भी हो ना, ताकि हैंड रेज कर दिया करें। आपका मुझे बार बार पूछने पे क्वेश्चन, मतलब आप पार्टिसिपेंट का टाइम ना मेरे पास मतलब जी ज्यादा मैं फिर नाम लेके हाईलाइट कर दिया करूंगा जिसका भी क्वेश्चन हुआ करेगा। श्योर, थैंक यू लतीफ फॉर योर सर सपोर्ट। आप देखिए, अब ये हेल्थ मतलब हेल्थ साइकोलॉजी की एक रिसर्च है। द रीनल डिजीज इमर्ज as a global health issue because of its increasing prevalence worldwide. In the last decade, it rose to 31.7% and increased rapidly to make on the 9th position in term of mortality rate. अब देखें ये सारी पॉपुलेशन की इंपॉर्टेंस है कि ये 9th लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है। अब इससे क्या देखें, इससे it is an economic burden in developing countries due to costly treatment। आप देखिए, जब वो मतलब इसमें हमारे पास ये इकोनॉमिक बर्डन होता जा रहा है ये मसला, it is rapidly increasing in पाकिस्तान। आप देखें पहले इंटरनेशनली और फिर पाकिस्तान के अंदर उसकी क्या हमारे पास, क्योंकि हम पाकिस्तान में रिसर्च कर रहे हैं। इट इज रैपिडली इंक्रीजिंग इन पाकिस्तान 21 million with the highest prevalence in पंजाब, KPK, बलोचिस्तान एंड सिंध। अब हमें यहाँ से ये चीज पता चलती है कि हमारे यहाँ रिसर्च की सबसे ज्यादा अगर हम पॉपुलेशन जो अवेलेबल है पार्टिसिपेंट की वो पंजाब के अंदर। अब ये देखें, सबसे पहले उसकी पूरी पॉपुलेशन की इंपॉर्टेंस के बाद कि वो किस तरह हमारे मतलब इकोनॉमी बर्डन बन रहा है। अब क्रोनिक, ये रीडर के लिए है कि आपके रीडर के आसानी के लिए क्रोनिक रीनल डिजीज क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है, और ESRD क्या है। ESRD इज द फिफ्थ फेज ऑफ क्रोनिक रीनल डिजीज व्हिच रेफर टू द इरिवर्सिबल किडनी फेलियर। अब देखिए डीवी की तरफ आ गया। ये वाला पैराग्राफ आपका अगर कोई ऐसा है जो कॉमन चीज नहीं है तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये वाला पैराग्राफ ऐड किया गया है रीडर के लिए। अगर वो हेल्थ साइकोलॉजी का है और उसे मेडिकल की ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो ये उनके लिए। डायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांटेशन आर द करंट मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर ESRD। Hemodialysis is the treatment of choice for the majority of ESRD patient, in which a machine is used to remove waste and excess fluid from patient blood at least 3 times a week. The whole process of hemodialysis takes 4 to 6 hours per session, requiring complicated medication regime due to complete restriction of fluid and it is a mandatory for the survival of the patient undergoing hemodialysis to show lifetime commitment to medication compliance. For example, frequent dialysis visit to eliminate toxins and excess fluid from their bodies, the use of various drugs, fluid limitation, as well as diet modification. SD, अब यहाँ पे देखें, अब ये है ट्रीटमेंट का पूरा प्रोसीजर कि मतलब उनके लिए आपकी पॉपुलेशन में ये ट्रीटमेंट क्यों अहम है। इट टेक्स एन एवरेज 7 to 10.5 days for ESRD patient who discontinue their therapy to die। मतलब देखें इसकी आपकी पॉपुलेशन में आपका डीवी ट्रीटमेंट एडहेरेंस कितना अहम है। Hemodialysis patient had an all-cause death rate of 6.3 to 8.2 times that ऑफ द जनरल पब्लिक। अब हीमोडायलिसिस के पेशेंट की जो डेथ रेट है तो जनरल पब्लिक से मतलब इतना ज्यादा। डिस्पाइट इट्स ड्रास्टिक इफेक्ट, स्टडीज शो दैट। अब देखिए मेडिकेशन की इंपॉर्टेंस आई, उसकी ट्रीटमेंट की इंपॉर्टेंस आई। अब देखें ये स्टडी आ रही है, इंपॉर्टेंस इस टॉपिक पे रिसर्च करने की इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि इस स्टडीज के ऊपर जितने प्रीवियस रिसर्चेस ने ये बताया कि लोग इतने परसेंट, मतलब अगर हम मिनिमम देखें तो हमारे पास 9%
7% है और मैक्सिमम हमारे पास 22। स्क्रीन अक्सर खान को शो नहीं हो रही, क्या ऐसे है? किसी को नहीं शो हो रही? सर मुझे तो शो हो रही है, बाकी आप बाकी बता दें जी, बाकी सबको शो हो रही है। अक्सर खान आप देखें हो जरा। रही है। आप दूसरी बार बेटा लॉग इन हो जाए अक्सर खान। जी सर। आप अगेन ज्वाइन कर लेना, लीव करके, अगर इशू आ रहा है तो। ओके। अब ये देखें इम्पोर्टेंस, मतलब बताने के बाद, दिस मेक्स it's the major aim of this study to identify the psychosocial factors of overall treatment adherence to help the mental and to improve the rates of treatment adherence। अब देखिए जो बात मैंने की थी वही बात अब इसमें अगर आपको मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दी है, आप देखें इसको पढ़ने के बाद जो आपका रीडर है, जो आपका एग्जामिनर है या आपके आर्टिकल का रिव्यूअर है, वो कन्विंस हो जाता है। थैंक यू इमरान साहब, थैंक यू वेरी मच। तो हमारा रीडर कन्विंस हो जाता है कि हमारे पास किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे राइटर के पास, ऑथर के पास एक अच्छी और स्ट्रॉन्ग रीजन है इस रिसर्च को कंडक्ट करने की। अब यहाँ तक किसी भी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर दे, मैं फिर फर्दर लेके चलता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास जो पैटर्न है। मेरा एक क्वेश्चन था सर। जी लतीफ। सर ये जो हम इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, इसमें मेरे दो क्वेश्चन होंगे सर। एक तो ये कि इंट्रोडक्शन जो लिख रहे हैं, जो हम प्रपोजल के लिए लिखते हैं, क्या वही काफी होता है, इनफ होता है हमारे मेन थीसिस के लिए, या हमें उसको ऐड करना पड़ता है या थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है? एक तो ये चीज। और दूसरा ये सर कि इंट्रोडक्शन लिखते हुए जैसे आपने मुख्तलिफ चीजें बताई, इंपॉर्टेंस बतानी है, कुछ फैक्ट्स हैं तो वो बता देने हैं, और उसके बाद प्रेवलेंस बता देनी है। कोई इसका हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है ना? मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास कोई ऐसा लॉजिक है या कोई ऐसी बात है जो इन चीजों से हटके है और हमें लगता है कि ये बतानी चाहिए, तो वो हम बता सकते हैं ना सर इसके अंदर? फॉर एग्जांपल आप एजुकेशन पे, मतलब एजुकेशन कैटर पे रिसर्च कर रहे हैं, ये जो एजुकेशनल स्टूडेंट पे रिसर्च कर रहे हैं, तो आप अपना मतलब कोई कोटेशन से शुरू कर सकते हैं, लेकिन वो कोटेशन कहीं पे इंपीरिकल हो। मतलब जैसे अक्सर कहा जाता है कि स्टूडेंट या यंग अडल्ट्स या जो यूथ है वो किसी भी नेशन या कंट्री की बैकबोन के तौर पे यूज हो सकती है, तो आप वहां पे आपको प्रेवलेंस देने की जरूरत नहीं है, आप इंपॉर्टेंस ऑफ पॉपुलेशन बता रहे हैं। एक ठीक। दूसरा क्वेश्चन था आपका, हाँ दूसरा आपका क्वेश्चन था कि साइनॉप्सिस का या प्रपोजल का जो इंट्रोडक्शन है। अब यहाँ पे कंफ्यूज ना कीजिएगा, तमाम पार्टिसिपेंट को मेरी एक दफा थोड़ा सा अटेंशन, आप सबकी मुझे अटेंशन चाहिए। इंट्रोडक्शन जो चैप्टर है वो 1 या 1.5 पेज पे आपके थीसिस का मुश्तमिल नहीं होता, आपके आर्टिकल का हो सकता है। और ये जो इंट्रोडक्शन का पोर्शन जो मैंने ये आप लोगों के, आप सबके साथ अभी डिस्कस किया है, ये जनरल ओवरव्यू है, मतलब इंट्रोडक्शन का एक पोर्शन है, ये पूरा इंट्रोडक्शन नहीं है फॉर योर थीसिस, फॉर योर सिनॉप्सिस और प्रपोजल राइटिंग। पहली बात, आपको इंट्रोडक्शन के चैप्टर में फिर वेरिएबल बेस डिटेल्ड इंट्रोडक्शन देना होता है थीसिस और सिनॉप्सिस में। आप अपने आर्टिकल में तो इतने इंट्रोडक्शन से आर्टिकल पब्लिश करा सकते हैं, लेकिन आप अपने थीसिस के लिए ओवरव्यू ब्रीफ इंट्रोडक्शन नहीं देते। थीसिस के अंदर जो इंट्रोडक्शन की हेडिंग के नीचे जिस तरह यहाँ पे मैंने शुरू करके आपको बताया, ये जनरल ओवरव्यू होता है रीडर के लिए, कि मतलब आप उसे कन्विंस कर सकें और आप उसे बता सकें आप किस प्रॉब्लम पे कर रहे हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और आपकी स्टडी का एम क्या है, और फिर आप इंट्रोडक्शन में डिटेल्ड बताते हैं। अब मैं आता हूँ डिटेल्ड इंट्रोडक्शन आप वेरिएबल का बताते हैं। अब मैं आता हूँ आपके क्वेश्चन की तरफ। आप कह रहे हैं कि सिनॉप्सिस आपका हमारा मतलब एज ये सारा मसला है, मैं इस पे ब्लेमिंग क्या हूँ
कि हमारा बस ये होता है कि वक्ती तौर पे मतलब इस टाइम सिनॉप्सिस जमा कराना है, जैसे तैसे हो के इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू और मेथडोलॉजी लिख के जमा कराएं, फिर जब थीसिस आएगा फिर शुरू से शुरू करेंगे। जैसे कुछ ऐसी हैं कि आपका जब सिनॉप्सिस सबमिट हो जाए और एक्सेप्ट हो जाए, कुछ यूनिवर्सिटीज पाकिस्तानी नहीं इंटरनेशनल, वहां पे जब आपका सिनॉप्सिस हो जाए तो वो आपको मतलब एक्सेप्ट हो जाए या प्रपोजल डिफेंड हो जाए, तो इट मीन आपका 90% काम हो गया। अब आपने डेटा कलेक्ट करके एक रिजल्ट बनाने हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज में इवन दो आपको हाइपोथेटिकल रिजल्ट प्रेजेंट करने होते हैं, मतलब आप कौन से रिजल्ट अपने लिटरेचर के बेस पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हमारा फर्क ये है कि हम इंट्रोडक्शन जब लिखते हैं या सिनॉप्सिस के लिए तो बड़ा रफ सा होता है, टाइम हम नहीं देते ओवरऑल कि मतलब मैं जो प्रैक्टिस एज अ सुपरवाइजर मैंने देखी है, बस हम सर से उतारते। अगर आप इतनी शुरू से एफर्ट करें तो आपके सिनॉप्सिस वाली एफर्ट वेस्ट नहीं जाती, आप उसी मटेरियल के अंदर थोड़ी सी डिटेल ऐड करके आप अपना थीसिस कंप्लीट कर सकते हैं। यस सर, लतीफ समझ आ गई आपको? यस सर, समझ गए सर, थैंक यू और सर। दूसरा, जब आप ये जनरल ओवरव्यू दे लेते हैं, जनरल ओवरव्यू के बाद फिर आप अपना डिपेंडेंट वेरिएबल, जिस तरह कल मैंने आपको बताया था मल्टीपल डेफिनेशंस हैं, अब आप अपने डिपेंडेंट वेरिएबल को मतलब डिटेल डिस्कस करने के लिए आप इसमें डिफरेंट थेरीज दे सकते हैं, मॉडल्स दे सकते हैं। आप इसके ऊपर इसकी सॉरी पहले टाइप्स फैक्टर्स, डायमेंशंस, और फिर उसके बाद थेरीज और मॉडल्स एक वेरिएबल के ऊपर, और यही पैटर्न आप ओवरऑल फिर आपके पास जो आपकी स्टडी का फर्स्ट वेरिएबल होगा जिसे हम आईवी कहते हैं, फिर आपका सेकंड वेरिएबल, थर्ड वेरिएबल, इस तरह करते हुए ये आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है तो हम आगे चलते हैं। जी, क्वेश्चन है किसी का तो हैंड रेज कर लें या पूछ माइक लेंगे, ऑन कोई करके। मसला नहीं है, मैं आगे चलता हूँ। उसके बाद आपका कुछ यूनिवर्सिटीज आपके इंट्रोडक्शन के चैप्टर के अंदर और कुछ यूनिवर्सिटीज आपके लिटरेचर रिव्यू के चैप्टर के अंदर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ऐड करवाते हैं। मोस्टली यूनिवर्सिटीज आपके इंट्रोडक्शन के चैप्टर के अंदर ऐड करवाते हैं। तो आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, तो मैं थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, इसके ऊपर मैं कंटेंट आपके साथ शेयर करूंगा, फिर मैं इसको फर्दर डिस्कस करूंगा। इस पे वैसे हम बहुत काम कर चुके हैं। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क दरअसल मैंने आपको बताया कि वही आपके साथ वो एक थ्योरी या मल्टीपल थ्योरीज ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक, रीजन, क्रिटिसिज्म, कि आप कुछ थ्योरीज को इंटीग्रेट कर रहे हैं या कुछ थ्योरीज को किसी साइंटिफिकली एम्पिरिकली एविडेंस बेस्ड रिसर्चेस के बेस पे कोई फैक्टर रिमूव या ऐड करके किसी जनरल थ्योरी को स्पेसिफिक पॉपुलेशन पे यूज कर रहे हैं या अडेप्ट कर रहे हैं। तो ये दरअसल आपके पूरे टॉपिक को ओवरऑल को सपोर्ट कर रही होती है। और बेस्ट थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क वो होता है जब आप अपना टॉपिक थ्योरी से स्टार्ट करके वेरिएबल्स पे जाते हैं। हम मोस्टली वेरिएबल से थ्योरी पे आते हैं, तो फिर हमारी थ्योरी कोई फिट इन हो नहीं हो रही होती, क्योंकि हमने बड़ा ही एक मतलब डिफरेंट सा टॉपिक लिया होता है, तो तब हम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर सकते। हाँ, मुझे इसी से एक क्वेश्चन याद आया है जो पार्टिसिपेंट का था। उनका एक क्वेश्चन था कि क्या हम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के बगैर क्वांटिटेटिव रिसर्च कर सकते हैं? जी, हम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के बगैर रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रांगली डिस्करेज है। लेकिन वो आपकी रिसर्च थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, मतलब थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को अगर आप ये समझ रहे हैं कि उसके पीछे थ्योरी हो, तो हाँ, थ्योरी के बगैर आप रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन आपका टॉपिक एविडेंस इंपीरिकल रिसर्चेस पे लॉजिकल होना चाहिए। आप उसे डिफरेंट साइटेशन के थ्रू लॉजिकल बना के उस टॉपिक को चेक कर सकते हैं, मतलब कर सकते हैं, लेकिन डिस्करेज्ड है कि एटलीस्ट कोई थ्योरी आप टेस्ट कर रहे हो। अब यहां तक मेरे ख्याल में हमारा
थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का मैं कुछ मॉडल्स आप पार्टिसिपेंट के साथ शेयर करूंगा। और नेक्स्ट है हमारा लिटरेचर रिव्यू। ये हमारे स्टडी का एक्चुअली सेकंड चैप्टर होता है, और मैं पहले भी इस बात पे स्ट्रेस दे चुका हूं थोड़ा सा कि आपने इंट्रोडक्शन के चैप्टर के अंदर कुछ यूनिवर्सिटीज, कुछ सुपरवाइजर इस बात पे स्टूडेंट को कहते हैं कि आप ना इनके सेट ऑफ वेरिएबल्स के रिलेशनशिप लिख के लाएं इंट्रोडक्शन में। फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप ऑफ डिप्रेशन एंड मेंटल हेल्थ, या रिलेशनशिप ऑफ डिप्रेशन एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो मतलब आप एज अ रिसर्चर सोचें, अगर आपको रिलेशनशिप के पैटर्न भी इंट्रोडक्शन के अंदर देने हैं तो लिटरेचर रिव्यू देने की क्या जरूरत है। नो डाउट आपका इंट्रोडक्शन लिटरेचर रिव्यू से ही होता है, लेकिन उनमें कोई ना कोई डिफरेंस तो एग्जिस्ट करता होगा। जहां पे आप वेरिएबल का नेचर अंडरस्टैंड करने के अलावा कोई कंटेंट ऐड कर रहे हैं थीसिस राइटिंग के अंदर, तो आप एक्चुअली वो लिटरेचर रिव्यू के चैप्टर का पोर्शन इंट्रोडक्शन में ऐड कर रहे हैं। आपने जस्ट इंट्रोडक्शन के अंदर उन वेरिएबल का मतलब नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए कंसेप्चुअली आपने उसकी पॉसिबल और सफिशिएंट इंफॉर्मेशन प्रीवियस रिसर्च से ऐड करनी है। पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप, डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बताने के लिए आपके पास लिटरेचर रिव्यू का पूरा चैप्टर है। ठीक है, अब मैं पार्टिसिपेंट के साथ शेयर करता हूं। ये काइंडली मतलब जो कोर्सेज कर रहे हैं स्पेसिफिकली फॉर योर पीएचडी, फॉर योर एमएस थीसिस, तो मतलब आपने मुख्तलिफ अपने यूनिवर्सिटीज के थीसिस भी रिव्यू किए होंगे और अपने सुपरवाइजर के थीसिस भी रिव्यू किए होंगे। आप में से शायद किसी ने मेथड ऑफ लिटरेचर रिव्यू की हेडिंग नहीं देखी होगी। दरअसल अब मैं आपके साथ ये शेयर करता हूं और आपको पता चलेगा कि मेथड ऑफ लिटरेचर रिव्यू क्यों अहम है, और इसी में मैं इसके साथ आपके साथ डिफरेंट सर्च इंजन भी शेयर करूंगा कि हम डिफरेंट सर्च इंजन को कैसे यूटिलाइज कर सकते। देखिए, द प्राइमरी फोकस ऑफ दिस रिव्यू वाज टू इंटीग्रेट द एग्जिस्टिंग लिटरेचर एंड समराइज द फाइंडिंग. The main goal was to provide concluding evidence of treatment adherence and associated factors in ESRD patient. While executing this review, the perspective of neutral illustration was kept in mind. The focus was on the argument of core conclusion. अब यहां से देखिएगा, a methodological quality filter was used to select the studies to include in this review. The strength of the evidence could be related to the psychological and social factor. The strength of the evidence could be related to the psychological and social factor of treatment adherence in ESRD patient. This chapter will investigate how theoretical frameworks were evaluated for treatment adherence behavior in individuals with ESRD. Through a literature review, one may describe what previous researchers' results and suggestions have explored for additional studies. This chapter addresses the aforementioned issues, predictors of treatment adherence, current guidelines to treatment adherence, theory-based treatment adherence studies. After carrying out the preliminary review, extensive literature was found in various research design सच है। अब यहाँ पे आपने बताना है कि आपने कौन कौन सी डिजाइन की स्टडीज देखी हैं, सच है ऑब्जर्वेशनल, प्रोस्पेक्टिव, इंटरवेंशनल, क्रॉस सेक्शनल, मतलब जो स्टडीज की आपने टाइप देखी है वो सारी यहाँ आपने डिस्कस करनी। स्टडीज विद द हार्ड एंड पॉइंट, लाइक अब आपने कौन सी स्टडीज इंक्लूड की हैं, लाइक जिनके एंड पॉइंट में मेडिकेशन, डाइट, फ्लूइड एंड हीमोडायलिसिस एंड ट्रीटमेंट एडहेरेंस इन ESRD, CKD, renal failure or patient on hemodialysis were included. आप में से शायद कुछ लोगों ने, कुछ पार्टिसिपेंट ने प्रिज्मा गाइडलाइन पढ़ी हो सिस्टमैटिक रिव्यू के अंदर। आप जिस तरह सिस्टमैटिक रिव्यू करते हैं, दरअसल उसी तरह आपको यहाँ पे बताना है कि आपने कौन सी रिसर्चेस इंक्लूड की है, मतलब जिनके अंदर कोई ना कोई आपका स्टडीज का इंक्लूजन क्राइटेरिया तो होगा।
तो ये वाली वो स्टडीज हैं, यहाँ से पता चलता है आपके रिव्यूअर और रीडर को कि आपने बड़ा डिटेल्ड रिव्यू लिखा है। हमारा लिटरेचर रिव्यू के नीचे ही पहली रिसर्च ठक करके कॉपी होती है हेडिंग के, तो रिव्यूअर को पता ही नहीं है कि हम करना क्या चाह रहे हैं, हम रिव्यूअर को या रीडर को बता ही नहीं रहे। अब देखिए यहाँ पे पूरा रिव्यूअर को पहले ब्रीफ किया जा रहा है कि हम कर क्या रहे हैं। द implicated research study for this review consists of 4 steps, where the first step was to search through various educational search engines like SciIndex, Midline, SciInfo, Drillline, PubMed, ScienceDirect, Crossref, Champert, excluding the dissertation। मतलब इन साइट से हमने डेजर्टेशन के अलावा बाकी तमाम आर्टिकल पॉसिबली सर्च आउट करने की कोशिश की है। The second step was to search on Google Scholar, Google Ask Jeeves, etc. was carried out using keywords like ESRD, CKD, renal failure, or patient are on hemodialysis, coupled with general term, namely psychological and social factors, in addition to the keywords like medication, diet, fluid, hemodialysis, and treatment adherence for supplementary research। ये देखिए पूरा स्टेप डिस्कस है। इन द थर्ड स्टेप द सर्च फॉर सच रेफरेंसेस वाज कैरिड आउट व्हिच वाज अप्रोप्रिएट टू द टॉपिक अंडर द स्टडी एंड वर्क अंडर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द ऑथर थ्रू बुक्स, रेफरेंस लिस्ट ऑफ फुल टेक्स्ट आर्टिकल। लास्टली टेक्स्ट बुक एंड रेफरेंस बुक वर आल्सो टेकन इनटू अकाउंट फॉर दिस स्टडी। ये है आपका लिटरेचर रिव्यू के मेथड का प्रोसीजर। तो यहाँ तक किसी को कोई बात जो कंफ्यूज कर रही हो तो मुझसे पूछें, वरना हम थोड़ा सा लिटरेचर रिव्यू के बारे में पढ़ के मैंने आपको ऑनलाइन सर्च इंजन के बारे में बताना है। जी सर ये जी सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जो लिटरेचर रिव्यू होता है इसमें हमने सिर्फ रिसेंट स्टडीज ऐड करनी होती है या सारा का सारा लिटरेचर, मतलब अगर किसी टॉपिक किसी वेरिएबल बहुत ज्यादा रिसर्च मिल रही है सब ऐड करनी होगी? नहीं, मेरी बात देखिए, आपको मैं ये पूरा टॉपिक बताने का मतलब ये कि आपके रेलिवेंट, फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि आपको टॉपिक ऐसा है जो इसमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के साथ आपका टॉपिक इवॉल्व हुआ है, तो आप हिस्टोरिकली लेके चलिए, ठीक है। और रिकमेंडेड ये भी है कि आपको हिस्टोरिकली लेके चलना चाहिए। तो ये जो रीसेंट अब उसमें पता है क्या इशू क्या होता है, उसमें इशू ये होता है कि हम हिस्टोरिकली जब लेके चलते हैं तो हम ना उसके अंदर कोई लिंक नहीं जनरेट करते, तो हम प्रीवियस स्टडीज देते देते करंट स्टडीज या जो रीसेंट ट्रेंड्स है या रीसेंट स्टडीज हैं वो देना शुरू करते। तो आप अपने लिटरेचर रिव्यू को स्टार्ट ऐसे करें कि वो स्टार्ट बता रहा हूं कि आप इसे हिस्टोरिकली लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप हिस्टोरिकली लेके चल सकते हैं, लेकिन वंस अगेन आप लेके जाएंगे सुपरवाइजर के पास तो वो कहेगी आपने 90s के साइटेशंस क्यों डाली हुई हैं, क्योंकि उसने कंटेंट, मैं सॉरी आपके स्पेसिफिकली सुपरवाइजर को नहीं कह रहा, मैं जनरली बात कर रहा हूँ, मैं भी उसमें इंक्लूड हूँ। तो हम मतलब कंटेंट पे कम और साइटेशन की डेट देख ली, ये गलत है, आप साइटेशन की डेट अपडेट करके हैं। तो मतलब वो अगर हम कंटेंट पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें हिस्टोरिकली हमने टॉपिक को इवॉल्व की तरफ लेके आए हैं। और दूसरा आपका जो पर्पस होता है वो दरअसल आपका जो मेजर रिसर्च क्वेश्चन होता है उसको आप इस लिटरेचर रिव्यू के चैप्टर के अंदर एम्पिरिकली जस्टिफाई करते हैं कि ये गैप्स इन नॉलेज एग्जिस्ट करता था। ठीक, सही। अब होता क्या है, हमें एब्स्ट्रैक्ट कॉपी करके हम पेस्ट करते हैं, मतलब ये प्रैक्टिस में आपको बता रहा हूँ, उसमें थोड़ी बहुत मेजर मैनर सी चेंजेस करके। दरअसल आपका लिटरेचर आपकी डिबेट है आपके रिव्यूअर रीडर के साथ, जिसमें आप उसे कन्विंस करते हैं कि मेरा जो मेजर रिसर्च क्वेश्चन है वो इंपीरिकली सपोर्टेड है कि इसमें गैप्स इन नॉलेज एग्जिस्ट करते हैं। ठीक हो गया सर, ठीक है जी सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि हम जो है वो इंट्रोडक्शन लिटरेचर रिव्यू में जो है वो हेडिंग्स वेरिएबल की दे सकते हैं, ये देना जरूरी होता है? और दूसरी बात ये है कि सर एब्रीविएशन जैसा कि आपके वो लिटरेचर रिव्यू में है तो ये एब्रीविएशन हम दे सकते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब हमारा यहाँ पे इशू क्या, आप एब्रीविएशन दे सकते हैं, लेकिन आप एक दफा एब्रीविएशन एंड एक्रोनॉम इकट्ठे देंगे,
उसके बाद आप जस्ट एब्रिविएशन यूज करेंगे। हमारा यहाँ पे ये राइटअप का भी इशू रहता है कि हमारा जहाँ मतलब सम टाइम हम भूल जाते हैं, कहीं पे हम एब्रिविएशन यूज कर देते हैं, कहीं पे हम मतलब एक्रोनम यूज कर देते हैं, कहीं पे हम दोनों यूज कर देते हैं। जब आपने स्टार्ट में एक दफा एक एब्रिविएशन का एक्रोनम दे दिया है तो आप उसके बाद उसकी वो एब्रिविएशन ही यूज करें, ये रिकमेंडेड है और आप दे सकते हैं। दूसरा, आप का हेडिंग का जहां तक है तो जो रिसर्चर की गाइडलाइन अवेलेबल हैं वो हमारे पास इस तरह से हैं कि हम मोस्टली सब कैटेगरी करके भी हेडिंग देने की कोशिश करें ताकि हमारा टॉपिक रिव्यूअर और रीडर के लिए आसान हो, सिंपल हो, क्योंकि पार्सिमोनियस इज अ बेसिक प्रिंसिपल मतलब टू कंडक्ट रिसर्च। तो आपने एक तो यहाँ पे एक चीजों का ख्याल रखना है कि आपकी रेप्लिकेटेड इंफॉर्मेशन ना हो, मतलब एक इंफॉर्मेशन रिपीटेडली ना आ रही हो, मतलब दिस इज इम्पोर्टेंट तो ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट। जब आपने इम्पोर्टेंस बता दी बस खत्म। उसके बाद आप उसके मतलब इंट्रोडक्शन की मैं बात करूं तो उसके नेचर को अंडरस्टैंड करने के बाद जब आप नेक्स्ट आए तो आपकी वो चीज, अगर आपको लगता है कि एक डायरेक्शन पे, अच्छा लिटरेचर रिव्यू की सबसे खूबसूरत बात क्या है? लिटरेचर रिव्यू की सबसे खूबसूरत बात ये है कि आपकी मर्जी है कि आप 10 रिसर्चेस को एक लाइन के अंदर लिखें या आप एक रिसर्च को 2 पेजेस पे लिखें। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन। अब यहाँ पे हमारा मसला यह है कि आप मतलब एक रिसर्च का 1.5 सफा लिख दें तो मतलब उससे क्या एक्सट्रैक्ट होगा? अब आप जब इतनी सारी एक साथ आप सर्च करेंगे, जिस तरह मैंने आपको मेथड ऑफ लिटरेचर सर्च बताया है, तो अगर आप इस तरह अपने टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे कि साइकोलॉजिकल फैक्टर कौन से हैं, सोशल फैक्टर्स कौन से हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स कौन से हैं और रिसर्चेस के पैटर्न्स क्या रहे हैं, तो फिर आपको आसानी रहेगी डिबेट बेस। अब आप साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को उठाएंगे, अगर आप देखें तो यहाँ पे हेडिंग भी इस तरह से दी हुई है, biological predictor of treatment adherence, psychosocial predictor of treatment adherence, theory of planned behavior and treatment adherence। अब देखिए यहाँ पे आपके लिए आसानी है, आप डिबेट कर रही हैं। अब हमारे यहाँ कुछ यूनिवर्सिटीज इंटरनेशनल और इंडिजिनस की हेडिंग देने के बाद अंदर सारा कॉपी पेस्ट करते हैं, तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ, लेकिन अगर आपकी यूनिवर्सिटी का कोई हार्ड एंड फास्ट एक फॉर्मेट है उसको वायलेट नहीं कर सकते, तो फिर तो मतलब मैं उसमें कोई सजेशन नहीं दे सकता। लेकिन मेरी सजेशन ये होती है कि आपकी जो पॉसिबल, बेशक वो आपकी स्टडी का पार्ट नहीं है, लेकिन उन पे रिसर्च हो चुकी है और क्रिटिसिज्म करके उनको एक्सक्लूड किया गया है, तो आप उसमें मतलब रिसर्चेस उसकी भी ऐड करें। आप देखिए बायोलॉजिकल प्रेडिक्टर वाज नॉट द पार्ट ऑफ दिस स्टडी ड्यू टू सम सर्टेन रीजन, लेकिन biological predictor was added, then psychosocial predictor was added, and then theory of planned behavior and treatment adherence was added। तो आप हेडिंग दे सकते हैं। अगर आप हेडिंग नहीं देंगे, फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन के नीचे ही सारे वेरिएबल होंगे, तो आपका मतलब अगर रीडर के लिए कन्विंसिंग या रीडर के लिए आसानी नहीं होगी। इसीलिए तो हम एपीए फॉर्मेट को फॉलो करते हैं, या कोई हम कोई वैनकोर स्टाइल को फॉलो करता है, कोई शिकागो को फॉलो करता है, कोई एमएलए को फॉलो करता है। मतलब ये फॉर्मेट इसलिए दिए गए ताकि आपकी डेटा की प्रेजेंटेशन में होमोजीनियस पन हो और आपका जो रीडर है या रिव्यूअर है उसके लिए आसान हो। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई है। हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अब उसके बाद आप इंडिजिनस लिटरेचर देते हैं। इंडिजिनस लिटरेचर को मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया है कि ये आपका जो मतलब हमारे शेयर्ड कल्चर के साथ लिंक्ड करते हैं। जिस तरह एक पॉपुलेशन में, मतलब पॉपुलेशन का मतलब होता है आपकी शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, इसी तरह जिन कल्चर्स के साथ हमारी शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक हैं वो इंडिजिनस में आते हैं। लेकिन कुछ लोग स्पेसिफिकली इसे सिर्फ नेशनल का कहते हैं कि जो नेशनल हैं वो इंडिजिनस हैं, लेकिन जो ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि जिनके साथ आपकी कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक कुछ शेयर होती है। जैसे हम कलेक्टिविस्टिक कल्चर के हैं, तो कलेक्टिविस्टिक कल्चर के जितने कल्चर्स हैं वो इंडिजिनस लिटरेचर में आएंगे। या अगर हम जियोग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो हम एशियन हैं, तो एशियन जितनी स्टडीज होंगी वो इंडिजिनस आएंगी। तो आप एज अ रिसर्चर इंटेलेक्चुअली डिसाइड कर सकते हैं कि वो इंडिजिनस हैं कि नहीं। अब दूसरी अहम बात ये है
कि हम लिटरेचर रिव्यू आप सब ने पढ़े हैं, देखे हैं, और मुख्तलिफ आप लोग अपने सुपरवाइजर के अंदर सुपरवाइजर्स के भी देखे होंगे। तो आप जो मायरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, मायरिंग इंस्ट्रूमेंट जो आप यूज कर रहे हैं, उसके बारे में भी लिटरेचर में बताएं कि कितने मायरिंग इंस्ट्रूमेंट इस फिनोमिना जो आपका अंडर कंसिडरेशन है, अंडर स्टडी है, कितने मायरिंग इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हैं, और ये वाला इंस्ट्रूमेंट क्यों बेस्ट है जो आप यूज कर रहे हैं। सर आई हैव अ क्वेश्चन। यस प्लीज। सर अक्सर हम ज़्यादा सारे स्केल्स मौजूद होते हैं लेकिन हमें अवेलेबल नहीं होते, तो हम वो वाला यूज़ कर लेते हैं जो अवेलेबल होता है, तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखिए, एक होती है रिसर्च जो है ना एक्चुअल, एक होती है शरई हिला। तो आप इसमें कोई, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, शरई हिला देने पे आए तो आप उसकी ईयर ऑफ पब्लिकेशन देख लें और बता दें कि ये रिसेंट रिसर्च है, ठीक है, ये शरई हिला है। लेकिन दूसरी बात ये है कि अवेलेबल अगर हैं तो आपको देखना चाहिए लिटरेचर कि मतलब उसका सिंपल हल ये है कि आप उस जो आपके पास है ना चीज जिसका आप बता रही हैं, क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है या मैं नहीं हो रही है, विंडो नेक्स्ट नहीं हो रही है? वर्ड ही है सर, वर्ड शो हो रहा है। ओके ओके, जस्ट फॉर एग्जांपल ये आप बात करें ना, तो यहाँ पे बेस्ट तरीका ये है कि आप गूगल स्कॉलर पे आए, ठीक है। गूगल स्कॉलर पे आने के बाद आप उस स्केल की इंफॉर्मेशन लिखें, आप पूरी इंफॉर्मेशन लिखेंगे, मतलब जो भी उसका स्केल है उसके आखिर का नाम लिखेंगी, तो आपके पास वो खुल जाएगा। तो यहाँ से आपको अंदाजा हो सकता है कि वेल साइटेड कौन सा है। तो आपको यहाँ से अंदाजा हो सकता है एक्चुअली कि आपका मतलब कौन सा जो वेल साइटेड है। इसी तरह मतलब आप, ये एक तरीका है, मतलब आप रिसर्च में ना दरअसल जिस तरह हमारे सेक्टेरियन सिस्टम है, तो हम किसी ना किसी का कोटेशन या किसी ना किसी को साइट कर रहे होते हैं, तो रिसर्च में दरअसल आपने साइट करना होता है। तो फॉर एग्जांपल आपकी ना एक स्केल की, मैं एक मिसाल देता हूँ, 90 साइटेशंस हैं, लेकिन वो सारा का सारा वेस्टर्न कल्चर में यूज हुआ है। लेकिन आपको 5, एक स्केल है जिसकी 5 साइटेशन है, उनमें से 4 आपको पाकिस्तानी यूज हुई मिलती हैं और उनकी अच्छी मतलब रिलायबिलिटी और वैलिडिटी है, तो आप तो फिर मतलब वही यूज करेंगी, 90 वाला नहीं यूज करेंगे। जी बिस्मा, मैं उसी पे आता हूँ। यहाँ तक ये बात समझ आ गई है। नेक्स्ट जो है ना बड़ा उस पे है कि हमें वो देखना, तो आपने इनमें से बेस्ट जो यूज कर रहे होंगे, ये राइटअप लिखा हुआ है, आप इसको ओवरव्यू कर लेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। अगर कोई चीज नहीं आएगी समय तो हम नेक्स्ट में करेंगे। समरी ऑफ लिटरेचर रिव्यू आपको लिखनी होती है, ओवरव्यू लाजमी देना होता है। पूरे लिटरेचर रिव्यू में आपने क्या लिखा है उसकी समरी जरूर ऐड करें अपने तमाम थीसिस में। और नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी या रैशनल टू कंडक्ट योर स्टडी, इसको डिफरेंट नेम से लिखा जाता है। अब हम बात करते हैं, पहले मैं आपको सबको, शायद आप मोर और लेस फेमिलियर हो, हमारे पास मोस्टली पेड आर्टिकल खुलते हैं। पेड आर्टिकल को ओपन करने के लिए आपके पास सिंपल गूगल के ऊपर आप SCIHUB, तो यहां से आप उस पेड आर्टिकल की यहाँ पर लिंक को कॉपी करके पेस्ट कर देंगे और ओपन करेंगे तो पेड आर्टिकल यहाँ पे ओपन हो जाते हैं मोस्ट, और आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप कोई बुक करना चाह रहे हैं तो आपके पास बुक में जो आपके पास साइट यूज होती है वो लाइब्रेरी जेनेसिस के नाम से है, वहां से आप लेके मतलब लाइब्रेरी जेनेसिस के नाम से है, यहाँ पे आप उसे सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे भी मुझे जब भी बुक चाहिए हो तो मुझे मिल जाती है, और जब भी आर्टिकल चाहिए हो तो 99% पेड आर्टिकल मुझे साई हब से मिल जाता है। और उसके बाद मतलब हम बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट जो है जो हमारे पास लिटरेचर रिव्यू के लिए यूज होती हैं सर्च इंजन, उनके लिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ जो मैंने मेंशन भी किए हुए हैं आप लोगों के सामने।
एक हमारे पास ये मतलब पब सैक के नाम से है, सैक इंडेक्स भी कहते हैं इसको, यहाँ से हम सर्च आउट कर सकते हैं। और दूसरा हमारे पास सैक इन्फो के नाम से है। यार सैक इन्फो का शायद यहाँ पे अभी नहीं हो रहा, मैं बाकी आपके साथ शेयर करता हूँ। सैक इन्फो नेक्स्ट देखते हो तो साइंस डायरेक्ट बड़ा कॉमन सा है, आप सबको आता है। और दूसरा आपका भी इसमें मैसेज आया तो लीगल बेटा ये है कि आप फिर पेड खरीदें, लीगली आपको खरीदना ही है, नहीं तो सही आप आपको देगा। यहाँ पे आपने जस्ट बुक्स चाहिए आपको, या मतलब कोई डेटा बेस से चाहिए तो यहाँ से आप डायरेक्ट इसे सर्च आउट कर सकते हैं। तो साइंस डायरेक्ट का मैं थोड़ा सा और गूगल स्कॉलर का आपको फिल्टर बता देता हूँ कुछ पार्टिसिपेंट के लिए। साइंस डायरेक्ट के लिए आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है, साइंस डायरेक्ट से आप डिफरेंट ईयर्स के आप आर्टिकल डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी तरह गूगल स्कॉलर से भी। गूगल स्कॉलर का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको रेलिवेंट टॉपिक पे एक आर्टिकल अगर मिल गया है तो उसके रेफरेंस को, जिस तरह लास्ट टाइम मैंने दिखाया आपको यहाँ पे, तो आप उसकी साइटेशन से बाकी आर्टिकल ओपन कर सकते हैं कि उसके 62 जो आर्टिकल हैं वो किस तरह है। फॉर एग्जाम्पल आप फर्दर आपको ये वाले खोलने हैं तो आपको ये फर्दर मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल की तरफ लेके जा सकते हैं। और दूसरा आप इसका ये भी फायदा है कि आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके पास उसका जो रेलिवेंट आपको रेफरेंस है जिसके तहत चाहिए वो भी आ जाता है। तो सेंस इसका एक और हाँ ये भी फायदा है कि अगर आपने कोई एडवांस सेटिंग करनी है कि आपको जस्ट 2022 के चाहिए तो ये आपके पास 2022 के आ जाए, 2021 के चाहिए, 2008 के 18 के चाहिए, या आप कोई रेंज कस्टम करना चाहते हैं कि कब से कब तक के चाहिए। इसी तरह आपके पास साइंस डायरेक्ट में भी आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जी एंड नोट का टाइम नहीं है, एंड नोट मैं आपको कराऊंगा जिस दिन मैं एपीए फॉर्मेटिंग कराऊंगा। एक हमारे पास टेक्स्ट आया है तो उसको मैं थोड़ा सा वो करूँ। तो यहाँ पे आप कीवर्ड्स दे सकते हैं, ऑथर्स के नेम दे सकते हैं, और इसको भी आप
तो यहाँ से आप ये देखिए, हम बता रहे हैं 2023 के 63 आर्टिकल आ चुके हैं, 2022 के 1653 आर्टिकल आ चुके हैं। तो यहाँ से आप रिफाइन भी कर सकते हैं कि आपने क्या। यहाँ तक आज। नेक्स्ट, ओके, थैंक यू जी। नेक्स्ट मुझे जब मैं एपीए करवाऊंगा, एपीए फॉर्मेटिंग कराऊंगा, तो फिर मतलब मैं आपके साथ ये एंड नोट डिस्कस करूंगा, ठीक है? सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी प्लीज। सर ये साइकोलॉजी रूट्स के नाम से एक वेबसाइट है, उसमें यही है कि आपको कोई भी स्केल मिल सकता है अगर आप उस पे अकाउंट साइकोलॉजी बनाएंगे। रूट्स जो है ना, बिस्मा बात कर रही हैं आप? नहीं हीरा। हीरा, साइकोलॉजी रूट्स जो है ना, मैं उसे पर्सनली जानता हूँ। साइकोलॉजी रूट्स पाकिस्तान का एक बंदा है, मुझे इस टाइम उसका नाम भूल रहा है। ही वाज सीनियर आई थिंक सो इन यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा। तो वो चलाता है, वो दरअसल उसके पास डिफरेंट इसी तरह वो साई हैब है और ये चीजें वहां से वो आपको देता है। मैंने यही पूछना था, ये वेबसाइट मतलब सही है, ये ठीक है? हम अगर नहीं नहीं अकाउंट नहीं नहीं बनाए नहीं, तो ये कोई तो लोकल है, वो एक पर्सन ने ओपन की हुई है जस्ट फॉर द सेक ऑफ, यही पर्पस है उस उनका। तो ये लोकल साइड है। इफेक्ट? हाँ, तो मतलब आप कोई मतलब साइड इफेक्ट या कोई साइड इफेक्ट तो फ्रॉड कुछ वगैरह? नहीं, बस आपको अगर डेटा मिल जाता है तो वेल एंड, वैसे तो अनएथिकल है, वैसे सही। तो अनएथिकल है, लेकिन मतलब आपको एथिकली यही है कि आप परचेज करें। लेकिन मतलब बाकी आप देख लें, आपके पास लिटरेचर रिव्यू में एब्स्ट्रैक्ट ओपन होते हैं, तो आप एब्स्ट्रैक्ट से यही समझे कि इंफॉर्मेशन लेके लिटरेचर में साइट कर रहे। बाकी ये जो आपको गाइडलाइंस थी वो मैंने दे दी है। नेक्स्ट है 2023 के कैसे आ गए, अभी प्री प्रिंट्स आ जाते हैं हमारे पास। ये देखें, ये 2023 के प्री प्रिंट्स है हमारे पास। जो अच्छे जर्नल्स हैं वो उनकी एडवांस में पब्लिकेशंस हो जाती है, तो उन्हें हम प्री प्रिंट्स कहते हैं। मोस्टली आप रिसर्च गेट पे चेक करें, वहां पे भी आपको मिल जाएगा। आपका इमरान साहब, मैंने सर आपका देख लिया है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एंड वंस अगेन इमरान साहब, आई एम रियली ग्रेटफुल कि आपने हमें ज्वाइन किया है। इमरान साहब इज एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर लिटरेसी गुजरांवाला, and he is my very fast friend once again, and he is also from agriculture, MPhil in agriculture, बट इनका इंटरेस्ट देके हम सॉरी गुजरात, तो इनका इंटरेस्ट देख के मैं बड़ा इम्प्रेस हूँ। थैंक यू वेरी मच इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। एंड थैंक यू वेरी मच ऑल। आपको किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी सर, एक और क्वेश्चन जी है कि अगर जैसे आपने बताया था कि लिटरेचर में हम समराइज करके लिख सकते हैं, मतलब 10 स्टडीज को हम 2 लाइन में कर सकते हैं, तो जब हम ज्यादा सारी स्टडीज को समराइज करेंगे तो उसका रेफरेंस कैसे डालेंगे हम? रेफरेंस वो हम एपीए फॉर्मेटिंग में वैसे मैं आपको बताऊंगा, तो वो हम मल्टीपल स्टडीज को सिंगल, जैसे आपने ना उसका वो हम नेम वाइज मतलब ऑर्गेनाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक अजमत ने स्टडी की, एक इसहाक ने स्टडी की, एक लतीफ़ ने स्टडी की। मैं इस तरह के 10 स्टडीज हैं, आप ही के रेलिवेंट है, तो आप उसके साथ जो है ना डिफरेंट ऑथर्स की साइटेशन, इनटेक्स साइटेशन आप दे सकते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम सर। सर जैसे ये आपने सारे दिखाए सर, तो लीगल रिसर्च के हवाले से भी कुछ अगर गाइडलाइन दे दें सर। सर थैंक यू किसके सर। हवाले से? वो जो लीगल रिसर्च के हवाले से सर, ये जो वेबसाइट्स हैं इस हवाले से हाँ, ये सारी जो बताइए ये लीगल हैं। जस्ट मतलब सही आपके लिए ये है कि वो सुना है कि वो भी लीगल है कि किसी यूनिवर्सिटी ने कुछ चीजें परचेज करके वहां पे फॉर मतलब रिसर्चर इंक्लूड की हुई है, ये सारी लीगल है। नहीं सर, लीगल तो है, मतलब लॉ से रिलेटेड बेसिकली मैं ये चाह सॉरी, लॉ से रिलेटेड। लॉ से रिलेटेड? यार आई जी एम जी नॉट श्योर अबाउट लॉ। आपसे मैं पहले भी लतीफ को कहा है कि वो आपसे कांटेक्ट करे। सर। ओके 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 सर। हाँ, ओके आई एम नॉट श्योर अबाउट लॉ। सर। ओके ओके, थैंक यू सर। जी, सर मेरा एक क्वेश्चन thank था। you Ashraf, I'm really grateful for your kind comment, I'm really obliged. जी नेक्स्ट। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर। जी लतीफ। सर आपने जो बताया है, हमने जो इंट्रोडक्शन लिखना है या लिटरेचर रिव्यू, लतीफ, होस्ट इतने सवाल नहीं करते जितने आप करते हैं। सर एक ही क्वेश्चन। जी जी। ये जो लिटरेचर रिव्यू हमने लिखना है सर, क्योंकि हमने इसको पहले जो रिसर्चेस हुई हैं या आर्टिकल्स होंगे उनको पढ़ के लिखना है, तो अगर फर्ज करें मैंने किसी थीसिस में से या रिसर्च में से लिखना है, तो सर मुझे वो सारी रिसर्च पढ़नी पड़ेगी या मैं सिर्फ उसके रिजल्ट्स को देख के या डिस्कशन को देख के या एब्स्ट्रैक्ट को देख के भी लिख सकता हूँ जस्ट?
अगर आप पाकिस्तान में कर रहे हैं तो आप एब्स्ट्रैक्ट को देख के लिख सकते हैं। वैसे तो आप ओवरव्यू करेंगे उन्होंने मतलब क्या रैशनल डेवलप किया, उनकी स्टडी डिस्कशन से आप पढ़ेंगे तो आपको और बहुत से पॉइंट्स क्लियर होंगे। तो आपको उनके आर्टिकल का दरअसल ओवरव्यू करना चाहिए, नहीं तो आपका जो कंसर्न है वो कम से कम फाइंडिंग्स और रिजल्ट का चैप्टर है। ठीक हो गया सर, थैंक यू सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है। यस प्लीज। सर ये अभी फॉरेन स्कॉलरशिप के लिए अगर प्रपोजल में लिटरेचर रिव्यू करवानी है तो कितने पेजेस की सूटेबल रहेगी एक टॉपिक के लिए? डिपेंड करता है कि आप जिस प्रॉब्लम पे रिसर्च कर रहे हैं उसको, मतलब आप जो फॉरेन रिव्यूअर के लिए बात करते हैं तो वो ब्रीफ पे बड़ा फोकस रखते हैं। अच्छा सर। हाँ, तो आप उसे मतलब जिस तरह पाकिस्तान में मतलब एक लाइन में एक, तो आप उधर कोशिश करें कि सेम बात वाले रिसर्चेस एक दो सेंटेंस में कंप्लीट करें, अपनी बात को मैक्सिमम मतलब मिनिमम अल्फाज में मैक्सिमम बात करें, आपके थीसिस में वर्डीनेस ना हो। तो डिपेंड करता है कि अब बाज दफा जो फॉरेन सुपरवाइजर हैं वो आपको एक लिमिटेशन दे देते हैं कि आप 5 पेजेस का ओवरव्यू दें, तो आप फिर वहां पे सम टाइम आप ये भी करते हैं कि आप इंट्रोडक्शन एंड लिटरेचर रिव्यू देते हैं, तो आप वहां पे हेडिंग नहीं देते, फिर आप इंट्रोडक्शन का जर्नल ओवरव्यू देते हैं, फिर लिटरेचर रिव्यू का ब्रीफ एक पैराग्राफ का ओवरव्यू देके आप फिर लिटरेचर रिव्यू कंक्लूडिंग की तरफ लाते हैं। और सर ये सॉरी सर एक क्वेश्चन और, ये जब हम अपना रिसर्च को जो एनालिसिस की हमारी जो प्रोसीजर होती है, जो हमने टेस्ट यूज करने होते हैं उसको हम प्रोबेबल वो वहाँ पे ऐसे मतलब कह सकते कि प्रोबेबली हम ये यूज करेंगे या हम फैक्ट्स हाँ उनको बताएंगे कि हमने ये टेस्ट यूज करवाने जी हैं? जी हाँ, ये आपका एक्चुअली स्टेटिस्टिकल एनालिसिस रिसर्च मेथड के अंदर लास्ट हेडिंग होती है फॉर इन योर प्रपोजल, जिसमें आप प्रोबेबली नहीं, आप श्योरिटी के साथ बताते हो ये मेरे हाइपोथेसिस है, और फॉर एग्जांपल आपके 10 हाइपोथेसिस हैं तो आप बताओगे कि हाइपोथेसिस नंबर 1 आप कैसे चेक करोगे, हाइपोथेसिस नंबर 2 कैसे चेक करोगे, उससे पहले कि आप डेटा की क्वालिटी एश्योर करने के लिए प्रिलिमिनरी एनालिसिस कौन से करोगे, फिर हर हाइपोथेसिस के अगेंस्ट कंपैरेटिव के लिए फॉर एग्जांपल आप इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, वन वे अनोवा यूज करोगे, पेयर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन यूज करोगे, पार्शियल यूज करोगे, या आप पॉइंट बाय सीरियल यूज करोगे, विद वन सैंपल करोगे, विद 2 सैंपल करोगे, रिग्रेशन में हायरार्किकल करोगे, और एसईएम यूज करोगे, या रिग्रेशन बेस्ड एडवांस टेक्निक यूज करोगे, बैरन एंड कैनी अप्रोच, मतलब जो भी आप कर रहे हैं आप उसमें बताएं। तो वहाँ पे मेंशन करना पड़ता है कि मैं ये टेस्ट यूज करूंगा इन एग्जैक्टली। मैं अगर आपके पास टाइम हो ना तो मतलब 2-4 दिन वीकेंड के बाद ना, तो मैं इस पे हाइपोथेसिस पे जो लेक्चर देना है वो आप लाजमी लीजिएगा, क्योंकि उस पे हाइपोथेसिस फार्मूलेशन हम मोस्टली मतलब ऑब्जेक्टिव और हाइपोथेसिस फार्मूलेशन के बड़े ड्रॉप बैक है हमारे, मतलब ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ, आप सब लोग कॉम्पिटेंट है मुझे पता है, मैं आप लोगों के साथ जस्ट ओवरव्यू कराऊंगा और इंशाल्लाह आपको वो बहुत कुछ उसमें सीखने को और नहीं मिलेगा। बहुत शुक्रिया। और किसी का कोई क्वेश्चन है? ओके सर, आई एम थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।